नमस्कार, मैं हिमा कुशवाहा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार की खास बुलेटिन। वक्त तो चला है बड़ी खबरों का, लेकिन खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अशोकधाम में भगदड़ से 7 मौतें, सावन सोमवार पर दर्दनाक हादसा, 14 श्रद्धालु हुए घायल। तारापीठ होटल में भीषण आग, 7 लोगों की मौत से मचा हड़कंप, रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ जारी। 10 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, कई राज्यों में आंधी बिजली को लेकर चेतावनी। शेयर बाजार की कमजोर शुरुआत, सेंसेक्स 268 अंक टूटा, महंगा क्रूड बढ़ा तनाव। खराब खाने से परेशान छात्राएं सड़क पर, 50 छात्राएं कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंची, हॉस्टल की अर्थव्यवस्था पर उठा सवाल। बिहार के लखीसराय स्थित ऐतिहासिक अशोकधाम मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार पर बड़ा हादसा हो गया। सुबह करीब 6:45 पर बिजली के पोल में करंट फैलने की अफवाह के बाद अचानक भगदड़ मच गई। हादसे में 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जलाभिषेक के लिए मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। इसी दौरान अशोकधाम हॉल्ट पर एक साथ दोनों तरफ से ट्रेनें आने के बाद कुछ युवकों में अफरा तफरी मच गई। भागदौड़ के दौरान बिजली का एक पोल गिर गया और उसके बाद करंट फैलने की अफवाह तेजी से वायरल हो गई। हालांकि प्रशासन के मुताबिक उस समय बिजली की आपूर्ति बंद थी और तार भी कवर था, लेकिन अफवाह के कारण श्रद्धालुओं में दहशत फैल गई और लोग बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसी दौरान कई लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य जारी हो गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस हादसे पर दुख जताते हुए घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के भी आदेश दिए हैं। पहले से एम्बुलेंस खड़ा था, टोटो एम्बुलेंस खड़ा रखा गया था, बाइक एम्बुलेंस खड़ा रखा गया था। तमाम व्यवस्थाएं की गई थी क्योंकि अप्रत्याशित भीड़ होने का हम लोगों ने आकलन किया था। और उसी दरमियान 40-45 के करीब में हम लोग वहीं पर पता चला कि एक साइड में एक के साइड में फिर बढ़ने से पहले के लिए थोड़ा सा टूटा और उधर एक के ऊपर एक जो गिर, तो हमको लगता है कि 10-15 की संख्या में हम लोग। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के तारापीठ में सोमवार यानी आज सुबह एक होटल में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। होटल में सो रहे कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से आग में झुलस गए। मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आग सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच लगी थी और होटल के फर्स्ट फ्लोर के रिसेप्शन के पास लगे एसी से शुरू हुई थी। देखते ही देखते आग का धुआं पूरे होटल में फैल गया। उस समय ज्यादातर लोग अपने कमरों में सो रहे थे, जिससे उन्हें संभलने और बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर दिया। कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि घायलों को रामपुरहाट सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक आग लगने की वजह की जांच की जा रही है और होटल प्रबंधन ने शॉर्ट सर्किट को संभावित कारण बताया है, जबकि फायर अलार्म को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मृतकों में कुछ तीर्थयात्री भी शामिल बताए जा रहे हैं, जो तारापीठ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे। सिस्टम है, वो सिस्टम पूरा बिगाड़ चुका था, इसीलिए टीआरडीए का बदनामी है। इसीलिए टीआरडीए का तदंत होना चाहिए। इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया और आग निभाने का कोई व्यवस्था नहीं है। इसको जतुगृह बना दिया है। वो घुसो और मर जाओ, और मरने का जो मैंने ये जतुगृह बनाया है, पैसा लेके बनाया था टीआरडीए ने। और इसी टीआरडीए का खिलाफ हमारा जो बयानबाजी था, इसका खिलाफ ही था। देखिए समय कितना बलवान होता है, ठीक है ना। इसको ही कहता है समय का मूल्यांकन होना चाहिए। हम देखेंगे, बात करेंगे बाद में। कितने लोगों की मौत हुई है आपके पास खबर है? हमारा पास 5 लोगों का मौत हुआ है। आपका पास ज़्यादा कुछ रहेंगे तो आप बता सकते हैं, और एक मरेगा। जिस तरह फायर ऐलान नहीं बज रही है, फायरिंग, अरे पश्चिम बंगाल का तो सब कुछ बंद हो गया था। पश्चिम बंगाल का सब कुछ ही बंद हो गया था। थी तो बाहर की तरफ से धुआं और आग की लपटें नहीं देखी जा रही थी। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम स्पॉट पे आई। आने के बाद 22 लोगों को यहाँ से लैडर लगा करके जिंदा बचाया गया
और 11 लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया। जो 11 लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया है उनमें से 2 आदमी सुस्त हैं, एक का ट्रीटमेंट करके डिस्चार्ज कर दिया है, दूसरा और एक जो पेशेंट है उनको वो भी सुस्त हैं, स्टेबल हैं, उनको एक प्राइवेट नर्सिंग होम में उनकी रिक्वेस्ट पे पुलिस की असिस्टेंस से भेजा गया है। बाकी 2 जन चिकित्साधीन हैं और दुख की बात है कि 7 लोग इस दुर्घटना में मारे गए हैं और इसमें पीओ प्रोटेक्ट कर दिया है। फायर ब्रिगेड की टीम आई है, पुलिस ने एफएसएल की टीम का रिक्विजिशन भेजा है, एफएसएल की टीम आएगी, विजिट करेगी। जो होटल लॉज के जो मालिक, उनके जो लड़के जो इसको चलाते थे, उनको हमने प्राथमिक हिसाब से डिटेन करके पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम लोग स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लेंगे। बाकी की कार्रवाई, बाकी की जो चीज़ें हैं हम लोग छानबीन में लगे हुए हैं। जैसे जैसे होगा एकदम लॉफुल, एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। देश के 10 राज्यों में मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भारी बारिश से बहुत अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा में अगले 2 दिन के दौरान तेज बारिश के आसार है। वहीं उत्तर प्रदेश में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी मौसम खराब रहने की संभावना है। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भी बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने का खतरा है। तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और के आसपास के इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है, जबकि कुछ जगहों पर हवा का रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहने और हल्की बारिश के आसार है। वहीं गुजरात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश और आंधी का अलर्ट है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और जरूरी सावधानी बरतने की अपील की है। भारतीय शेयर बाजार की सोमवार को कमजोर शुरुआत हुई। सेंसेक्स करीब 268 अंक गिरकर 77,740 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी भी 66 अंक टूटकर 24,299 के आसपास कारोबार करता दिखा। बाजार में गिरावट के पीछे मिडल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव एक प्रमुख वजह माना जा रहा है। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी से निवेशकों की चिंता बढ़ाई है। ब्रेड क्रूड करीब $79 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड महंगा होने से देश के आयात बिल पर दबाव बढ़ सकता है। इसके अलावा महंगे तेल का असर महंगाई और तेल पर निर्भर कंपनियों के मुनाफे पर भी पड़ने की आशंका रहती है। महंगे क्रूड से भारत के आयात बिल और महंगाई पर दबाव बढ़ने की आशंका है। ऐसे में निवेशकों की नजर अब वैश्विक बाजारों और तेल की कीमतों पर बनी रहेगी। राजस्थान के सिरोही में सरकारी आदिवासी गर्ल्स हॉस्टल की करीब 50 छात्राएं खराब खाने और अर्थव्यवस्था से परेशान होकर पैदल कलेक्ट्रेट पहुंच गई। छात्राओं का आरोप है कि हॉस्टल में मिलने वाले खाने में बार बार कीड़े निकलते हैं और सफाई व्यवस्था भी बेहद खराब है। छात्राओं का कहना है कि उन्होंने कई बार हॉस्टल प्रशासन से शिकायत की, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं मिला। आरोप है कि खराब खाने की शिकायत करने पर वार्डन उनके साथ अभद्र व्यवहार करती है। मामले की जानकारी मिलते ही जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने छात्राओं से मुलाकात की और करीब 1 घंटे तक उनकी समस्याएं सुनी। कलेक्टर ने एसडीएम, तहसीलदार और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बुलाकर संयुक्त जांच समिति गठित करने का निर्देश दिया है। साथ ही जिले के सभी हॉस्टल में खाने, पेयजल, साफ सफाई और व्यवस्था की जांच के आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने छात्राओं को भरोसा दिलाया कि जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने छात्राओं को सुरक्षित हॉस्टल वापस पहुंचाया और अब छात्राओं को जांच रिपोर्ट और कार्रवाई का इंतजार है। मध्य प्रदेश के सागर में बंदूक की तलाश में पहुंची पुलिस को घर के अंदर नोटों का पहाड़ मिला। गोपालगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक मकान पर दाबिश दी थी, लेकिन तलाशी के दौरान हथियार नहीं मिला। इसके बजाय बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई। मामला तिली तिगड़ा के पास का है। पुलिस को सोशल मीडिया पर एक युवक की बंदूक के साथ तस्वीर सामने आने और हथियार दिखाने की सूचना मिली थी। इस आधार पर पुलिस ने सौरभ अहिरवार के मकान की तलाशी ली। घर से बरामद नकदी इतनी ज्यादा थी कि नोट गिनने के लिए मौके पर मशीन बुलानी पड़ी। शुरुआती तौर पर रकम करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
हालांकि पूरी गिनती के बाद वास्तविक राशि साफ होगी। पूछताछ में परिवार ने दावा किया कि यह रकम भोपाल में इंजीनियर एक रिश्तेदार की है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इतनी बड़ी रकम घर में क्यों रखी गई और इसका असली स्रोत क्या है। फिलहाल पुलिस ने नकदी के स्रोत और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईकोर्ट की क्लर्क भर्ती परीक्षा के दौरान तकनीकी खराबी को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। कई परीक्षा केंद्रों पर सर्वर फेल, कीबोर्ड खराब और टेस्ट के दौरान लॉग आउट होने जैसी समस्याओं का आरोप लगा। कल्याण ने नाराज छात्रों ने दोबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इसी दौरान छात्रों ने जिला स्तर न्यायालय के न्यायाधीश प्रवीण सैयद की कार रोक दी। कुछ छात्र कार के सामने बैठ गए, जिसके बाद मौके पर पुलिस प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। छात्रों के मुताबिक बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से लिखित निर्देश दिया गया कि तकनीकी कारणों से प्रभावित उम्मीदवारों की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी और किसी भी छात्र को अनुपस्थित नहीं माना जाएगा। इसके बाद छात्रों ने अपना आंदोलन स्थगित किया। बताया जा रहा है कि कल्याण, छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़, वाशिम और भंडारा समेत कई केंद्रों पर तकनीकी समस्याएं सामने आई। परीक्षा संचालन करने वाली कंपनी ने भी अपनी रिपोर्ट्स में तकनीकी दिक्कत के कारण टेस्ट समय पर शुरू नहीं होने की बात स्वीकार की है। छात्रों का कहना है कि परीक्षा में व्यवस्था और तकनीकी सिस्टम को दुरुस्त किया जाना चाहिए ताकि तकनीकी खामियों की वजह से उनके समय और भविष्य पर असर ना पड़े। अभी इन स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि इनकी सुबह हाईकोर्ट की एग्जाम थी और जैसे ये लोग एग्जाम देने बैठे तो पता चला कि किसी का माउस नहीं काम कर रहा है, किसी का कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है और 10 मिनट के अंदर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स लॉग आउट हो गए और उसके बाद सबको फेल कर दिया गया। तो ये तो इन बच्चों का फेलियर नहीं, ये सिस्टम और सरकार का फेलियर है जो ऑनलाइन एग्जाम नहीं ले पा रही है। उसके बावजूद भी इतने सारे जो यहाँ पर सैकड़ों बच्चों उनको एक साथ फेल कर दिया इन लोगों ने। और जब इन लोगों ने कंप्लेन करी जो अथॉरिटीज है अंदर, तो उन अथॉरिटीज ने कहा कि इन बच्चों में अक्ल नहीं, एग्जाम कैसे दी जाती है। तो अथॉरिटीज में इतनी ज्यादा अक्ल है इन बच्चों से, तो अपनी अक्ल का थोड़ा इस्तेमाल करते, पहले से अच्छे कंप्यूटर्स लगा देते, पहले से ही फंक्शनिंग कीबोर्ड लगा देते, पहले से ही जो सर्वर है वो ठीक कर देते अगर इनमें इतनी ज्यादा अक्ल है तो। और अभी स्टूडेंट्स के साथ बहुत दूर दूर से स्टूडेंट्स आए, पूरे महाराष्ट्र भर से स्टूडेंट्स ये एग्जाम देने आए थे। अभी मैंने बात करी तो कोई अमरावती से आया है, कोई बीड से आया है, कोई लातूर से आया है, अंबेजोगाई से आया है। तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे, अब क्या करेंगे? ये क्या ऐसे ही फेल का सर्टिफिकेट लेकर अपने घर जाएंगे? क्या बोलेंगे घर पर जाकर? कोई बता रहा है 6-6, 7-7 महीने से प्रिपेयर कर रहे थे एग्जाम के लिए, अब घर जाकर क्या दिखाएंगे मुंह माँ बाप को कि मैं फेल हो गया एग्जाम में, और एग्जाम में क्यों फेल हो गया? सर्वर काम नहीं कर रहा था। तो ये सरकार की गलती है। अंदर जो भी बैठा है, मुझे बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज बैठे, वो बाहर आए, रिटर्न में दे कि एग्जामिनेशन फिर से होगी और अब आज जो कंप्यूटर्स थे उन कंप्यूटर्स पर नहीं होगी। इसके बाद ये ऐसा फिर से हाल होना नहीं चाहिए। बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। E20 पेट्रोल को लेकर जारी बहस के बीच सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने पुराने वाहनों के लिए E10 पेट्रोल वापस लाने का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि देश में करीब 7.5 से 8 करोड़ पुराने दोपहिया वाहन हैं, जिसमें कंट्रीब्यूटर लगा है और उन्हें E20 के साथ दिक्कत हो सकती है। नागेश्वरन के मुताबिक E20 से पेट्रोल की तुलना में ऊर्जा थोड़ी कम मिलती है, इसलिए माइलेज में कुछ कमी आ सकती है। हालांकि E20 से इंजन खराब होने के दावों को उन्होंने पूरी तरह से सही नहीं माना और कई परीक्षणों में वाहनों के कंपोनेंट में अतिरिक्त घिसावट नहीं मिली है। लेकिन पुराने कार्बोरेटर वाले दोपहिया वाहनों के लिए समस्या अलग है। ये इथेनॉल ब्लेंड के हिसाब से फ्यूल की मात्रा को खुद एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, जिससे इंजन गर्म होने जैसी दिक्कत हो सकती है। पुराने रबर सील भी लंबे समय तक इथेनॉल के संपर्क में खराब हो सकते हैं। इसी वजह से पुराने वाहनों के लिए E10 और नए वाहनों के लिए E20 जैसे विकल्प साथ साथ उपलब्ध कराने की सलाह दी गई है। नागेश्वरन ने E20 से आगे E27 या E30 बढ़ाने से पहले खाद्य सुरक्षा, खेती और पानी पर पड़ने वाले असर का भी आंकलन करने की जरूरत बताई है। लखनऊ के मोहन रोड स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में करीब 300 छात्रों ने स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग थी कि खराब व्यवहार और आरोपों को लेकर वार्डन को हटाया जाए, मोबाइल फोन की अनुमति दी जाए और क्लास टाइमिंग में बदलाव किया जाए।
प्रदर्शन की सूचना मिलते ही सोशल मीडिया वेलफेयर ऑफिसर और अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों के आश्वासन के बाद छात्रों ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया और स्कूल लौट गए। अधिकारियों ने कहा कि छात्रों की शिकायतों पर बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाएगा। फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। ये जो हमारा जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय मोहन रोड पर है, उसकी बालिकाएं थी, उनसे बातचीत की गई है। इस दौरान उन्होंने ये कहा है कि साहब हमारे जो स्कूल का इंटरनल मैनेजमेंट है उसमें जैसे कि उनका कहना है कि हमारी वार्डन अच्छा बिहेव नहीं करती है, उनको हटाया जाए और स्कूल में मोबाइल अलाउ किया जाए और जो हमारी क्लासेस हैं वो हमारी टाइमिंग उसको रीसेट किया जाए। इस तरह की उसकी कुछ इंटरनल मांगे हैं जिनके बारे में बच्चों से बातचीत किया गया है, उनको समझाया गया है। अभी विद्यालय में बैठ के इनकी जो भी डिमांड है और उसके अनुसार जो है हम लोग कार्रवाई करेंगे और इनको जी। जो बच्चे थे काफी आक्रोश था, दुबग्गा जाम किया, फिर अब आके ठाकुरगंज का बालागंज जाम किया, काफी संख्या में बच्चे थे। तो क्या लगता है जो वहाँ पे जो अध्यापकों इनको कंट्रोल नहीं कर पाए? नहीं, इनमें जो जैसे बच्चियों का भी कहना था कि जो हमारी प्रिंसिपल मैम है बहुत अच्छी हैं और उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो हमने कहा कि नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होगी उन पर। अगर वो बहुत अच्छे से टीचर जो अच्छे पढ़ा रहे हैं और कुछ अगर टीचरों से लेके या स्पोर्ट टीचर है, इन लोगों को लेकर उनकी समस्याएं हैं तो उनको हम लोग एड्रेस करेंगे और इनका समाधान करेंगे। अभी मामला पूरी तरीके से कंट्रोल? जी, सभी बच्चियां जो है यहाँ से गई हैं, विद्यालय में गई हैं। हम लोग विद्यालय में बैठ के बातचीत करेंगे और उनकी जो भी समस्याएं हैं हम उनका समाधान करेंगे। ये जो हमारा जयप्रकाश हैदराबाद के बालापुर इलाके में 21 साल की युवती की उसके लिव इन पार्टनर ने कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतका की पहचान रेहाना के रूप में हुई है, जबकि आरोपी मोहम्मद सलाम बताया जा रहा है। दोनों बिहार के रहने वाले थे और करीब 1 साल से साथ रह रहे थे। पुलिस के मुताबिक निजी मामलों को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। इसी दौरान सलाम ने कथित तौर पर रेहाना पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद आरोपी ने शव को कथित तौर पर बोरी में रखा और मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल हत्या की वजह और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मामले के खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।